स्टूडेंट्स, आज हम +2 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री की वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं और हमारा चैप्टर फर्स्ट है आज मृदा, खनिज, चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण। चैप्टर फर्स्ट मृदा, खनिज, जिसके आज हम इसके अंदर मृदा के बारे में, खनिज के बारे में, चट्टानों का अपक्षय और मृदा निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मृदा। मृदा शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है। याद रखना, छोटे छोटे क्वेश्चंस बनेंगे। मृदा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? लैटिन भाषा के शब्द सोलम से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? फ्लोर अथवा फर्श। क्लियर? अब देखो दूसरी चीज़, मृदा को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत माना जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी जितनी भी खेती वगैरह का काम है वो सब मिट्टी में किया जाता है और ज़मीन के ऊपर की सबसे परत, पहली परत जो होती है वो कौन सी होती है? मृदा होती है। तो मृदा को पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत माना जाता है। मृदा एक त्रिविमीय पिंड है। एक बात याद रखना कि त्रिविमीय पिंड उसे बोला जाता है जिसकी लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। ठीक है, इसमें ऊंचाई तो नहीं होगी, इसमें गहराई होगी। तो याद रखना, अगर 2D बोले यानी कि द्विविमीय बोलें तो जिसकी सिर्फ लंबाई और चौड़ाई हो वो द्विविमीय है। लेकिन अगर हम त्रिविमीय की बात करें तो जिसकी लंबाई भी हो, चौड़ाई भी हो और गहराई भी हो। ठीक है, तो मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और गहराई होती है। मृदा पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार, जल और पोषक तत्वों को प्रदान करती है। हमें पता है कि जो पौधे होते हैं वो मिट्टी के अंदर उगाए जाते हैं। मिट्टी जो है यहाँ पर किसका काम करती है? उसके लिए आधार का काम करती है। मिट्टी से ही पौधों को जल भी प्राप्त होता है। जड़ें क्या करती हैं? जल को सोख लेती हैं और क्या करती हैं? पौधे आगे पत्तियों तक, फलों तक, फूलों तक पहुंचाती रहती हैं। तो मिट्टी ही है जो पौधों को जल प्रदान करने का काम करती है और जल में घुले हुए पोषक तत्वों को प्रदान करने का काम करती है। अब जैसे हम क्या करते हैं, कोई भी खाद वगैरह लगाते हैं तो वो खाद के जितने भी पोषक तत्व है वो जाके पानी में घुल जाते हैं और वो पानी जो है उसी के माध्यम से आगे चल के पोषक तत्व क्या होते हैं? पौधों को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये याद रखना कि मृदा पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार, जल और पोषक तत्वों को प्रदान करती है। मृदा भूमि की ऊपरी सतह एवं ऊपरी सतह पर असंगठित खनिज पदार्थ हैं तथा पादप वृद्धि के लिए प्राकृतिक माध्यम का कार्य करती है। मृदा की अलग अलग परिभाषाएं दी गई हैं। जैसे एक वैज्ञानिक था जोफे और मार्बट, उसने मृदा को अलग तरीके से परिभाषित किया। उसके बाद बैकमैन और ब्रैडी, उसने भी क्या किया? मृदा की अलग परिभाषा दी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जोफे और मार्बट। तो जोफे और मार्बट ने, अभी ये हमें याद रखनी है, क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? जोफे और मार्बट द्वारा मृदा को किस प्रकार परिभाषित किया गया? ठीक है, या बैकमैन और ब्रैडी के द्वारा मृदा को किस प्रकार परिभाषित किया? तो हमें ये अच्छे से याद रखना है। या एक एक लाइन के जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे, जैसे मृदा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत किसे माना जाता है? मृदा एक त्रिविमीय प्राकृतिक पिंड है। क्यों? तो हमें एक एक लाइन के क्वेश्चंस बना के कॉपी में अच्छे से नोट करने हैं और उनकी फ़ोटो सेंड करनी है तरुण सर को। ठीक है, आपका डेली होमवर्क चेक किया जाएगा। तो सबसे पहले पूछा जाएगा कि जोफे और मार्बट ने मृदा को किस प्रकार परिभाषित किया? तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा का विकास कैसे हुआ है? जब भी क्या होता है, पृथ्वी पर बाह्य दाब लगाए जाते हैं, प्रेशर लगाए जाते हैं, तो चट्टानें जो होती हैं, खनिज जो होते हैं वो टूट जाते हैं और धीरे धीरे अपघटित होकर किसका निर्माण करते हैं? मृदा का निर्माण करते हैं। तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो प्राकृतिक पदार्थों पर यानी कि चट्टानों पर, खनिजों पर, उन पर प्राकृतिक बलों के प्रभाव से विकसित हुई है। प्राय भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के संस्तरों के अनुसार इसके भेद किए जाते हैं। मतलब कि मिट्टी में कौन सा खनिज या कैसी मृदा कितनी गहराई पर पाई गई है, उस गहराई के हिसाब से इनको क्या किया गया है? वर्गीकृत किया गया है। ये संस्तर, अब जैसे देखो आगे हम पढ़ेंगे कि मृदा परिच्छेदिका में कई संस्तर पाए जाते हैं। ओ संस्तर, ए संस्तर, बी संस्तर, सी, ठीक है, आर। तो उसके अंदर जिस गहराई में जो चीज़ पाई जाती है उसे उस हिसाब से वर्गीकृत किया जाता है। तो ये याद रखना कि मृदा के अंदर क्या किया जाता है? प्राय भिन्न भिन्न गहराइयों के खनिज एवं कार्बनिक अवयवों के संस्तरों के अनुसार उनका क्या किया जाता है? विभेद किया जाता है।
ये संस्तर अपने नीचे स्थित पैतृक पदार्थों से आकारिकी, भौतिक गुण, बनावट, रासायनिक गुण, संगठन और जैविक लक्षणों में विभिन्नता रखते हैं। अब इस लाइन को ध्यान से समझो, इसमें क्या किया गया था। जैसे देखो आगे हमारा एक डायग्राम है, ये रहा। अगर मैं आपको इस डायग्राम को ध्यान से दिखाऊं, ये हमारा डायग्राम है। इस डायग्राम में आप लोगों को कुछ संस्तर दिखाई दे रहे होंगे, जैसे ऊपर की तरफ O, फिर A, फिर B, फिर C, फिर R। तो हमने क्या देखा, ऊपरी संस्तर को तो क्या बोला गया है, O संस्तर बोला गया है। सबसे ऊपर की तरफ जो संस्तर होगा उसको O संस्तर बोला जाएगा। उसमें ऐसे पदार्थ पाए जाते हैं जो पूरी तरीके से अपघटित नहीं होते, ठीक है, जो पूरी तरीके से अपघटित नहीं होते या जो नए होते हैं। जैसे जैसे अपने सामान डालते जाते हैं, मिट्टी नीचे की तरफ क्या होता है, नीचे की तरफ पुराने पदार्थ आते जाते हैं, ऊपर की तरफ नए पदार्थ आते जाते हैं। तो सबसे ऊपरी संस्तर होता है O। फिर नीचे की तरफ गहराई में आएंगे तो कौन सा, A। फिर थोड़ा और गहरा जाएंगे B, फिर थोड़ा और गहरा जाएंगे C, और फिर और गहरा जाएंगे तो R। तो नीचे की तरफ जब R की तरफ जाते हैं तो नीचे मिट्टी नहीं, चट्टानें आ जाती हैं। तो जैसे जैसे उनकी गहराई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे पदार्थों की विशेषता भी परिवर्तित होती जाएगी। इसीलिए इसने ये बोला है कि जब मृदा को पढ़ा जाता है तो उनके संस्तरों के हिसाब से उनकी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है। क्लियर। अब देखो आगे, तो इसने क्या किया है, इसने यही बात बोली है कि इनमें क्या किया जाता है, इनको संस्तरों के अनुसार इनमें विभेद किया जाता है। और ये संस्तर क्या करते हैं, अपने नीचे स्थित पैतृक पदार्थों से। अब A संस्तर में जो पदार्थ पाए जाएंगे उनके गुण अलग होंगे, B में जो पाए जाएंगे उनके गुण अलग होंगे, C में जो पाए जाएंगे उनके गुण अलग होंगे। मतलब हर संस्तर के अंदर क्या किया जाता है, जो पदार्थ आते हैं सबके क्या होते हैं, अलग अलग गुण होते हैं, और उन्हीं गुणों के आधार पर उनका क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। तो देखो, ये संस्तर अपने नीचे स्थित पैतृक पदार्थों से आकारिकी, भौतिक गुण, बनावट, रासायनिक गुणों, संगठन एवं जैविक लक्षणों में विभिन्नता रखते हैं। तो ये बात किसने बोली थी, जोफे और मार्बट ने। अगर बात करें हम ब्रैकमैन और ब्रैडी की, तो ब्रैकमैन और ब्रैडी ने बोला मृदा एक प्राकृतिक पिंड है, यानी मिट्टी को बनाया नहीं जा सकता, आर्टिफिशियली नहीं बनाया जा सकता, कृत्रिम रूप से मिट्टी को तैयार नहीं किया जा सकता। मिट्टी प्राकृतिक रूप से ही तैयार होती है, किसके द्वारा, चट्टानों और खनिजों के द्वारा। तो ये कहता है कि मृदा एक प्राकृतिक पिंड है जो विच्छेदित यानी पूरी तरीके से टूटे हुए, विच्छेदित एवं अपक्षयित खनिज पदार्थों से बनती है, या फिर कार्बनिक पदार्थों के सड़ने गलने से बने विभिन्न पदार्थों के परिवर्तनशील मिश्रण से प्रच्छेदिका यानी प्रोफाइल के रूप में विकसित होती है। प्रोफाइल का क्या मतलब है कि अभी मैंने जो संस्तर बताए थे O, A, B, C, R, वो क्या थे, वो अगर उनको संयुक्त रूप से बोला जाए तो वो मिट्टी की एक प्रोफाइल है जिसमें अलग अलग संस्तर पाए जाते हैं। ठीक है, ये पृथ्वी को एक पतले आवरण के रूप में ढकती है तथा जल एवं वायु की उपयुक्त मात्रा के मिलने पर, मतलब हम जब पौधों को जो उपयुक्त मात्रा में जल और वायु प्रदान करते हैं तो पौधों को ये यांत्रिक आधार पर जीविका प्रदान करती है। अगर बात करें मृदा की विशेषता की, तो मृदा एक प्राकृतिक पिंड है। यह पादप वृद्धि के लिए एक प्राकृतिक माध्यम है तथा कृत्रिम रूप से, ये देखो आगे ना ये लाइन की, कृत्रिम रूप से इसका संश्लेषण नहीं किया जा सकता। उसके बाद अगर हम आगे इनकी विशेषताएं तो पढ़ें, तो पहली विशेषता क्या है कि ये विभिन्न संस्तरों में विभाजित होती है। O संस्तर, A, B, C, R, इसमें बहुत सारे संस्तर पाए जाते हैं और पदार्थों के संचार, स्थानांतरण और संचयन के कारण कि पदार्थों का क्या होता है, एक पदार्थों का एक जगह से दूसरी जगह पर, जैसे मान लो हवा चली, मिट्टी उड़ के एक जगह से दूसरी जगह पर आ गई, ठीक है, लगातार उसकी परतें जमा होती जाएंगी और वो क्या होती जाएंगी, ये लिखा हुआ ना, पदार्थों के संचार, स्थानांतरण तथा संचयन के कारण मृदाओं में विभिन्न परतें बनती हैं। उसके बाद देखो, मृदाओं में विभिन्न पैतृक पदार्थों एवं जलवायु संबंधी कारकों के कारण अकारकी जैविक और रासायनिक अंतर पाए जाते हैं। मतलब कि हर मिट्टी की विशेषता एक जैसी नहीं होती। जैसे मान लो कि एग्जाम्पल के तौर पे रेगिस्तान की मिट्टी है, उसकी विशेषता अलग होंगी, नदी तालाब के पास की मिट्टी है, उसकी विशेषताएं अलग होंगी, उनमें जैविक और रासायनिक अंतर पाया जाएगा। तो ये बोला है कि मिट्टी जिस पदार्थ से, अब कोई
अम्लीय मिट्टी है वो अम्लीय चट्टानों से बनेगी, जो क्षारीय मिट्टी होंगी वो क्षारीय चट्टानों से बनेंगी। तो हर चट्टान से बनी हुई मिट्टी सेम थोड़ी ही होगी। अम्लीय चट्टान से बनी हुई मिट्टी की विशेषता अम्लीय होगी, क्षारीय चट्टानों से बनी हुई मिट्टी की विशेषता क्षारीय होगी। तो यही बात है कि जिस पैतृक पदार्थ से वो बनी है उस आधार पर और जिस जगह पर वो पाई जाती है उस आधार पर उनके भौतिक और रासायनिक गुणों में क्या आ जाते हैं, अंतर आ जाते हैं। अगर हम बात करें मृदा के कार्य, तो भूपपड़ी एवं वायुमंडल के मध्य में मृदा एक भूपपड़ी और वायुमंडल का क्या मतलब है, भूपपड़ी जो है वो होती है भूपपड़ी की विशेषता ये रही, देखो ये रही भूपपड़ी। थल मंडल की जो सबसे ऊपरी परत होती है उसे क्या कहा जाता है, भूपपड़ी कहा जाता है। थल मंडल की सबसे ऊपरी परत को भूपपड़ी कहा जाता है। तो भूपपड़ी या फिर ये देखो ये लिखा हुआ थल मंडल की ऊपरी या बाहरी ठोस परत, इसे क्या कहा जाता है, भूपपड़ी कहा जाता है। तो भूपपड़ी के ऊपर क्या होती है, मिट्टी, और मिट्टी के ऊपर क्या पाया जाता है, वायुमंडल। तो अगर मैं ये बोलूँ कि ये मेरी भूपपड़ी हो गई, ये क्या हो जाएगी, मेरी भूपपड़ी हो जाएगी। भूपपड़ी के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगी, मिट्टी हो जाएगी, और मिट्टी के ऊपर क्या है, वायुमंडल है। क्लियर हो गई बात। तो इस तरीके से होगा। अब देखो हम क्या बात करें कि भूपपड़ी और वायुमंडल के मध्य में मृदा एक आंतरिक सतह होती है। इस प्रकार ये प्राकृतिक साधनों जैसे ऊर्जा, जल, गैस एवं पोषक तत्वों का पुनः चक्र करती रहती है। मृदा पौधों की वृद्धि के लिए यांत्रिक आधार, जल एवं पोषक तत्वों तथा पादप जड़ों को ऑक्सीजन प्रदान करती है। मृदा सूर्य ऊष्मा को भंडार करती है और उसे वृद्धि करते हुए पौधों को प्रदान करती है। मृदा को ऊपरी सतह कृषि फसलों के उत्पादन में प्रयोग की जाती है। मृदा की जो ऊपरी सतह होती है वो किस लिए यूज़ की जाती है, कृषि फसलों के उत्पादन में यूज़ की जाती है। ये हमने देखा है कि मिट्टी के अंदर क्या होता है, कीड़े मकोड़े रहते हैं। तो कीड़े मकोड़ों के लिए प्राकृतिक आवास का जो कार्य है वो क्या है, मिट्टी करती है। मृदा विभिन्न जीवों के लिए प्राकृतिक निवास स्थान होती है। मृदा का प्रयोग इमारतों के निर्माण, सड़कों एवं निरर्थक पदार्थों को मिलाने में किया जाता है। अब ध्यान से देखो, यहाँ मृदा के अध्ययन को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है पैडोलॉजी और दूसरा है मृदा शास्त्र। पैडोलॉजी क्या होता है, मृदा को एक प्राकृतिक पिंड माना जाता है और यह विज्ञान जो है वो मृदा के जन्म, निर्माण और वितरण से संबंधित है। पैडोलॉजी में क्या किया जाता है, मृदा के जन्म के बारे में, मृदा के निर्माण के बारे में और उसके वितरण के बारे में पढ़ा जाता है। मृदा शास्त्र के अंदर मृदा का जो अध्ययन है वो उच्च पादप समुदाय की दृष्टि से किया जाता है। तो अगर हमसे पूछा जाए भी पैडोलॉजी में क्या आता है, तो पैडोलॉजी में मृदा के जन्म के बारे में, मृदा के निर्माण के बारे में और मृदा के वितरण के बारे में बात की जाती है। अगर हमसे पूछा जाए भी मृदा शास्त्र क्या होता है, तो मृदा का जब अध्ययन उच्च पादप समुदाय की दृष्टि से, मतलब बड़े बड़े पेड़ पौधों के लिए जब उसका अध्ययन किया जाता है तब वो मृदा शास्त्र कहलाता है। क्लियर होगी बात। तो ये दो डेफिनेशंस है, दोनों इम्पोर्टेंट है, दोनों को अच्छे से याद कर लेना। देखो आगे, मृदा एक प्राकृतिक पिंड। अब इसमें कोई इतनी मेन बातें नहीं है, हम बस पढ़ते जाएंगे। अगर कोई मेन बात आई तो हम अंडरलाइन कर लेंगे। देखो, मृदा एक प्राकृतिक पिंड है तथा इसका अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व है। इसके गुण विशेष एवं विभिन्न हैं। मृदा एक प्रकार से जीवित पिंड है। जीवित क्यों है, क्योंकि इसका धीरे धीरे विकास होता है। ऐसे नहीं कि मिट्टी 1 मिनट में या 1 सेकंड में ही बन जाती है। मिट्टी बनाने के लिए कई साल लग जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए इसे बोला गया है कि इसका विकास क्या होता है, धीरे धीरे होता है। तो ये एक जीवित पिंड है। इसका जन्म पैतृक पदार्थों अथवा चट्टानों से होता है और यह परिपक्व अवस्था को पहुंचकर पूर्ण प्रोफाइल के रूप में विकसित हो जाती है। जैसे अभी हमने प्रोफाइल पढ़ी थी ना, तो जब मृदा का शुरू का विकास होगा तो उसमें सिर्फ क्या होगा, 1 या 2 संस्तर ही पाए जाएंगे। जैसे जैसे उसमें संस्तरों का विकास होता चला जाएगा, मृदा क्या होती चली जाएगी, परिपक्व होती चली जाएगी। तो इसीलिए बोला गया है कि यह परिपक्व अवस्था को पहुंचकर पूर्ण प्रोफाइल के रूप में विकसित हो जाती है। मृदा को एक गतिशील प्राकृतिक पिंड कहते हैं। ये जीव एवं सूक्ष्म जीव मृदा के विशेष कार्यों को प्रभावित करते हैं। मृदा एक प्राकृतिक पिंड है क्योंकि ये गहरी होती है और इसमें पृष्ठ क्षेत्रफल भी होता है। ये विनाशकारी एवं संश्लेषित प्रक्रमों से उत्पन्न एक प्राकृतिक पदार्थ है। इस प्रकार मृदा एक प्राकृतिक पदार्थ की सभी विशेषताओं जैसे विनाश, संश्लेषण और परिवर्तन की पूर्ति करती है।
इस प्रकार हम देखते हैं कि मृदा कार्बनिक और खनिज पदार्थों का एक प्राकृतिक पिंड है। मृदा पादप वृद्धि के लिए एक माध्यम का कार्य करती है। पौधों की वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारकों को 3 भागों में बांटा गया है। पहला जलवायु, दूसरा जीवीय, तीसरा मृदीय। अब देखो ध्यान से, इसके अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे आवश्यक खाद्य तत्व की। तो इसमें ये याद रखना कि पौधों के लिए कई प्रकार के पोषक तत्व चाहिए होते हैं। जैसे सबसे पहले होते हैं मुख्य पोषक तत्व। मुख्य पोषक तत्व वो पोषक तत्व है जिनके बिना पौधा रह नहीं सकता। अगर पौधे को ये पोषक तत्व नहीं मिलेंगे ज़्यादा मात्रा में तो पौधा मर जाएगा। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करूँ, मुख्य पोषक तत्व होते हैं NPK। NPK यानी कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, और K क्या है यहाँ पोटेशियम का काम कर रहा है। तो नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन, P यानी फास्फोरस और K यानी कि पोटेशियम। ये कौन से तत्व होते हैं? ये हमारे होते हैं मुख्य पोषक तत्व। अब देखो अगर मैं इसको ढंग से समझाऊं तो सबसे पहले आते हैं आधारीय तत्व। आधारीय तत्व कौन से होते हैं? जो पौधों को आधार बनाने का काम करते हैं, मतलब इन्हीं से सब कुछ बनता है। CHO, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आधारीय तत्व होते हैं। उसके बाद कौन से आते हैं? उसके बाद आते हैं मुख्य पोषक तत्व। तो मुख्य पोषक तत्व हमारे होते हैं NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। इनकी पौधों को भरपूर मात्रा चाहिए होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, मुख्य पोषक तत्व के बाद आते हैं गौण पोषक तत्व। गौण पोषक तत्व होते हैं जिनकी जो मात्रा होती है वो इनसे कम होनी चाहिए। तो वो है कास्मग, मतलब कास्मग। याद रखने का तरीका है का यानी कैल्शियम, स यानी सल्फर गंधक, और मग यानी कि मैग्नीशियम। तो कैल्शियम, सल्फर, मैग्नीशियम। क्लियर। उसके बाद आते हैं कौन से तत्व? सूक्ष्म पोषक तत्व। तो सूक्ष्म पोषक तत्व वो होते हैं जिनकी हमें बहुत कम मात्रा में आवश्यकता पड़ती है। तो जैसे कि मैग्नीज, फी को यानी कि आयरन, तांबा, जिंक, ये हो गया। तो अब देखो इसके अंदर क्या लिखा हुआ है। सभी पौधों को अपने पोषक के लिए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये तो कौन से हो गए? आधारीय तत्व हो गए। उसके बाद क्या आएंगे? नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, ये मुख्य पोषक तत्व हो गए। कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये क्या है? गंधक, ये हमारे गौण पोषक तत्व हो गए। लोहा तथा अन्य सूक्ष्म तत्वों की आवश्यकता होती है। मृदा से पौधों को पोटेशियम, मैग्नीशियम, गंधक, कैल्शियम, लोहा, बोरोन, मैग्नीज, ये सब सूक्ष्म पोषक तत्व हैं। इनकी बहुत कम मात्रा चाहिए होती है। अगर इनकी क्या है, थोड़ी ज़्यादा मात्रा अगर इनको मिल जाए तो पौधों की वृद्धि या विकास जो होते हैं वो रुक जाते हैं। ये विषैले तत्व के लिए काम करने लग जाते हैं। फिर मतलब कि अगर इनकी थोड़ी मात्रा पौधों में है तो ये पौधों के लिए अच्छे हैं, लेकिन अगर इनकी मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो ये ही पौधों के लिए विष का काम करने लगेंगे। उसके बाद नाइट्रोजन मृदा तथा हवा दोनों से मिलती है। मिट्टी में भी नाइट्रोजन पाई जाती है और हवा में भी नाइट्रोजन पाई जाती है। और ये बात याद रखना, दोनों में नाइट्रोजन के परसेंटेज अलग अलग होते हैं। हमें मिट्टी के अंदर परसेंटेज अलग याद रखने हैं और वायु में परसेंटेज अलग याद रखने हैं। नेक्स्ट देखो जल। तो जल क्या होता है? ये मृदा का एक मुख्य अंग है। मृदा से जितने खाद्य पदार्थ पौधे लेते हैं उनमें पानी का भाग सर्वाधिक होता है। जैसे हमें पीने के लिए पानी चाहिए, पानी के बिना हम नहीं रह सकते, ऐसे ही पौधों को भी क्या चाहिए? जीवन के लिए पानी चाहिए। क्लियर हो गई बात? समझ आ गया? तो ये देखो आगे, मृदा से जितने खाद्य पदार्थ पौधे लेते हैं उनमें पानी का भाग सर्वाधिक होता है। पौधों के लिए पानी की मात्रा कम होने पर कोशिका विस्तार और विभाजन कम हो जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए पानी आवश्यक होता है तथा इसकी कमी से प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो धीमी पड़ जाती है। ठीक है, इसकी कमी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया धीमी पड़ जाती है। जल एक अच्छा विलायक है, मतलब ये अपने अंदर सब कुछ घोल लेता है। जितने भी पोषक तत्व हैं ये घुल जाएंगे तथा स्वयं भी पौधों के लिए पोषक तत्व का काम करता है। मृदा ताप हो गई, मतलब अगर मिट्टी को पानी ना मिले तो क्या होगा? मिट्टी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसीलिए मृदा ताप को मृदा वायु भी जल के द्वारा नियंत्रित रहती है। जिस मिट्टी में पानी होगा उसमें वायु कम होगी और जिस मिट्टी में वायु ज़्यादा है उसमें पानी कम होगा। मतलब कुल मिला के ऐसा होता है कि जो 50%, इसको बोलते हैं मिट्टी में रंध्रावकाश। क्या बोलते हैं? रंध्रावकाश, रंध्रावकाश बोलते हैं। इसमें ना 25% तो होता है द्रव का,
और 25% होता है गैस का। देखो अगर पानी ज़्यादा बढ़ गया तो ऑब्वियस सी बात है कि जो गैस होगी यानी कि वायु होगी वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर मिट्टी के अंदर पानी 30% है तो वायु वहाँ 20% ही होगी। अगर वहाँ मिट्टी में पानी 40% है तो वायु कितनी रह जाएगी, 10% रह जाएगी। कुल मिला के बैलेंस रखना है 50%। तो इसीलिए इसने बोला है कि मृदा ताप और मृदा वायु ये जल के द्वारा नियंत्रित होते हैं। खनिज तथा कार्बनिक पदार्थों के चारों ओर जल भ्रमण करता है तथा इससे अनेकों पदार्थों को विलय करके मृदा विलयन बनाता है। अब देखो ध्यान से, ये इम्पोर्टेंट है। जड़ों के श्वसन के लिए ऑक्सीजन चाहिए होती है, तो सभी जीवित पदार्थों के लिए श्वसन भी जरूरी है। श्वसन के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए। ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी, पौधों की जो जड़ें हैं वो श्वसन के लिए ऑक्सीजन मिट्टी से, ये देखो मृदा वायु से प्राप्त करते हैं। तो अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मृदा वायु का संगठन बताइए, तो मृदा वायु में 20.3% ऑक्सीजन है, 79% के लगभग नाइट्रोजन है और 0.3% इसमें CO2 होती है। ये किसका संगठन है, मृदा वायु का। मिट्टी में पाई जाने वाली जो वायु है उसका संगठन है ये, ठीक है। तो मृदा वायु से उचित मात्रा में ऑक्सीजन ना मिलने पर पौधों की जड़ों की वृद्धि नहीं हो पाती और पौधों की वृद्धि रुक जाती है। यांत्रिक आधार, कुछ मृदाओं की भौतिक एवं रासायनिक दशाएं ऐसी होती है जिसमें पौधों की जड़ें आसानी से गहराई तक जा सकती है तथा फैल भी सकती है। ये मृदाएं आदर्श मृदाएं होती हैं क्योंकि इनमें वृद्धि करने वाले पौधे पवन दृढ़ यानी उनमें हवा को सहन करने की क्षमता होती है, जल के अभाव को सहन करने की क्षमता होती है, ठीक है, तथा ये मृदा के एक आयतन के पोषकों को शोषित कर सकते हैं, ठीक है। अब पौधों की जड़ें प्राकृतिक या कृत्रिम कड़ी परतों, उर्वरा संस्तरों, नमी की अत्यधिक या न्यूनतम मात्रा या विषैले विलय लवणों की उपस्थिति में उचित प्रकार से या बिल्कुल भी वृद्धि नहीं करते। मतलब अगर मिट्टी में कड़ी परतें आ जाई तो जड़ें जो हैं वो फैल नहीं पाएंगी, ठीक है। मिट्टी में इसीलिए हम क्या करते हैं, टाइम से खुदाई करके अंदर की कड़ी परतों को हटाते रहते हैं ताकि पौधों की जड़ों की वृद्धि अच्छे से हो सके। अगर मिट्टी में उर्वरा संस्तर है, मतलब उस मिट्टी उर्वरक ही नहीं है, उर्वरक नहीं है तो बताओ पौधों की जड़ें फैल पाएंगी, नहीं। नमी की अत्यधिक या न्यूनतम मात्रा हो जाए, मतलब बहुत ज़्यादा नमी या बहुत कम नमी भी क्या करती है, पौधों की जड़ों की वृद्धि को रोक देती है। या अगर मिट्टी में विषैले पदार्थ पाए जाते हैं तो वो भी जड़ों की वृद्धि को रोक देते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए उपयुक्त आवश्यक दशाओं के अतिरिक्त अनुकूल मृदा ताप का होना आवश्यक है क्योंकि ये पौधों द्वारा मिट्टी से खाद्य पदार्थ प्राप्त करने, जल शोषण तथा जड़ों की वृद्धि को प्रभावित करता है। तो इतना आज के लिए बहुत है, इतना अच्छे से पढ़ लेना है। इसके अंदर 1 लाइन के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें नोट करने और नोट करके उनकी फ़ोटो तरुण सर के मोबाइल पे सेंड करनी है, ठीक है। तो भाई टाटा बाय बाय।